1.2 हम पढ़ेंगे बाद में। उसमें 1 से 2 ही सवाल करने, मतलब 3 से 4 सवाल करने। अब सवाल तो सरल ही है, पर आपने भैया पढ़ना स्टार्ट किया तो हो सकता है ऊपर चले जाए। छोड़ दो। हमारा आज से पार्ट 2 नया नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 2 बहुपद। पार्ट 2 बहुपद। बताएगा आप में से कोई क्या होता है बहुपद? हम नया पार्ट पढ़े, थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिखी अभी 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम सवाल करेंगे। बहुपद क्या होता है पहले आप लिखो, फिर मैं बताऊंगा। हेडिंग डालना बहुपद, और लिख दिया चर तथा अचर के, चर तथा अचर के गुणांक धनात्मक उतार देना मेरे साथ। चर तथा अचर के गुणांक तथा धनात्मक घातांक को जोड़ने, घटाने तथा गुणा करने की क्रिया में प्राप्त बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या लिख दिया कि भारी भरकम परिभाषा बता रहा हूँ, आएगा समझ में। डाल लेते हैं, चलो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा स्पीड से उतारो यार, और मेरी लिखावट आ रही है समझ में आपकी? राइटिंग तो आ रही है समझ? इतनी अच्छी तो लिखी है, मना मत कर देना कोई भी। पाली मेरे को ये बताइए, चर संख्या क्या होती है, मतलब चर क्या होता है और अचर क्या होता है?
ABC XYZ। अचर क्या होता है? 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि अचर तथा चर के, क्या लिखा? चर तथा अचर के। तो भैया हमारी चर अगर आपने पता हो तो ABCD डॉट 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 इन XYZ, यानी कि इनको हम कहते हैं कि जो हमारे अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? चर। यानी कि जिनका मान बदलता रहता है। आपने कुछ इस प्रकार के समीकरण देखे होंगे पिछली क्लासों में, जैसे कि x बराबर लिखा आपका 2a + 5, ठीक है। अब भैया यहाँ पर हमारे a का कुछ भी मान हो सकता है। अगर a का मान 1 हुआ तो अब देखो ये 2 और 1 के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो काय में? गुणा में। जैसे कि लिखा ना 2a, अगर ये प्लस में होता तो कैसा लिखा होता? 2 + a। अगर ये माइनस में होता तो कैसा लिखा होता? 2 - a। लेकिन अभी इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है तो काय में? गुणा में है ना। अरे कोई संख्या या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी या गुणा में होगी या फिर भाग में होगी। दो संख्या को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यस 3 + 2, ये काय में आपके योग 3 - 2, इनके बीच में क्या है? घटाओ, माइनस 3 × 2 लिखा तो यानी कि इन दोनों का क्या होगा? गुणा। अगर हम लिखे 3/2 या फिर 3/2 तो यानी कि 3 में हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो ऐसे अगर संख्याओं के बीच में गुणा लगाओ। अब चूंकि हम एक अचर और एक अचर को साथ में लिखते हैं तो अगर इनके बीच में गुणा है तो भले हम गुणा लगाएं या नहीं लगाएं। अगर इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या आपका गुणा है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझ लूँ, अगर मैं a का मान 1 रखूँ, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर रख दिया a का मान 1, a बराबर 1, तो 2 का गुणा किस में होगा? 1 में होगा। 2 एकम 2, 2 × 1 + 5, तो 2 एकम 2 + 5 बराबर कितना होगा आपका? 7 होगा। अगर मान लिया जाए मैं 1 का मान 1 नहीं रखूँ, कितना रख दूँ? 2 रख दूँ, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 × 1 यहाँ पर कितना रखेंगे? 2 + 5, 2 दूने 4 + 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7 आया था, ये 7 क्या आया था? x का मान आया था। यहाँ पर 9 आया, ये 9 किसका मान आया? x का मान आया। अब ध्यान समझना, यहाँ पर हमारा x का मान कितना आया? 7, यहाँ पर x का मान कितना आया? 9। अगर मैं a का मान 1 2 की जगह पर और कुछ रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, माइनस का 1 रख दूं, माइनस का 2 रख दूं, तो क्या हमारा x का मान हर बार समान आएगा क्या? नहीं आएगा। जैसे 1 रखा कितना आया? 7 आया, 2 रखा कितना आया? 9। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 15 रख दूं तो और कुछ आएगा। हल करने में पता चल जाएगा कि 15 दूने 30, 30 और 5 35। यानी कि अगर मैं a का मान यहाँ पर 15 रखूँ तो x का मान आपका कितना हो जाएगा? 35। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चर होते हैं इनके मान बदलते रहते हैं, इनके मान स्थिर नहीं होते। जैसे कोई भी समीकरण होगा तो उसमें कभी x का मान 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा। पिछली कक्षा में पढ़े होंगे आपने समीकरण कि भैया कोई आपको समीकरण दे दिया कि लिख दिया 2x + 5 = 7, यहाँ से आप x का मान निकालिए। इस प्रकार से सवाल देखा होगा ना कि ये भैया 5 इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, फिर हम 2 का भाग देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा x का मान आएगा। लेकिन आपने इसे समीकरण देखे होंगे तो क्या सभी में x का मान सिर्फ एक समान ही आता है? क्या x का मान हमेशा 4 4 4 4 ही आएगा? कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, माइनस के भी आ सकता है, प्लस के भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि चर जिनके मान बदलते रहते हैं। तो यानी कोई पूछे चर क्या होता है कि ABCD XYZ, यानी कुछ भी हो सकता है इनसे कि इनका मान का हमेशा स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता, तो वो आपका क्या हुआ? वो आपके होंगे चर। अब मैं बात करूं अचर की। अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती है? आपकी अचर कहलाती है। अब अचर क्या? जैसे मैंने लिख दिया 1, मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 4 डॉट डॉट डॉट, ये चिन्ह का होता है? उल्टा 8 अनंत का होता है ना, मैंने आपको बताया था। ये चिन्ह किसका होता है? अनंत। यानी कि मैं गिनती लिखते जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक लिख दो। कितनी? ये प्लस की है, इनको माइनस की लिख दो, इनको 0 की लिख दो। मैंने क्या लिखा इसके सामने? अचर लिखा। अब मैं लिखूँ 1। अब जैसे मैंने यहाँ तो कहा था कि भैया आपका ABCD XYZ इनका मान बदलता रहता, मैंने कहीं लिखा 1, तो क्या इस 1 का मान कुछ देर बाद 2 तो हो नहीं जाएगा खुद से, 3 तो हो नहीं जाएगा खुद से। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है तो आप इसको 1 साल रख के रखो, 2 साल रख के रखो, 3 साल रख के रखो, 1 रुपया कितना रहेगा? बैंक का मत बोलना कि बैंक में जमा कर दें तो उसका ब्याज मिल जाएगा, वो आपके पास की बात है।
कि भैया आपने आपके पॉकेट में एक या फिर आपके बैग में कहीं छुपा कर घर में 1 रुपया रख दिया, 5 साल बाद निकालो कितना होगा वो? एक ही होगा। यानी कुल मिला के ये समझिए कि जो संख्याएं हैं अचर है। अचर क्या होती है? हमारी संख्याएं जिनका मान हमेशा स्थिर होता है। यानी कि अगर 4 है तो 4 हमेशा 4 ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि 4 का मान कुछ समय बाद 5 हो जाएगा, 3 का मान अपने आप बदलकर 6 हो जाएगा। अगर हम 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6। लेकिन क्या 3 का मान खुद से 6 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो यानी कि अचर ऐसे समझो कि वे संख्याएं जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। कि आपका 1 है तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। 2 है तो कितना रहेगा? 2। बचपन से हमने गिनती लिखना शुरू की 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब वो बड़ी क्लास में बदली क्या? नहीं बदली। यानी कि अचर संख्याएं वे जिनका मान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। चर संख्याएं वे जिनका मान स्थिर नहीं रहता। यानी कि अचर संख्या का मान कभी नहीं बदलता, जो चर होते हैं उनके मान बदलते रहते हैं। अब हमने समीकरण में लिखा कि चर तथा अचर के, चर कौन? एक्स वाई जेड, अचर कौन? संख्याएं। तो यानी कि एक्स वाई जेड उस संख्याओं के गुणांक यानी कि गुणा तथा धनात्मक घातांक। अब किसी भी संख्या की घात लगा दो आप, जैसे ये लिखा 2 की घात 2, तो ये 2 क्या हो गई? इसकी 2 की घातांक हो गई। मैंने लिख दिया भैया x की घात 2, तो यानी कि इस x की, ये 2x के लिए क्या होगा? इसकी घातांक हो गई। यानी कि चर तथा अचर के गुणांक तथा धनात्मक घातांक, यानी कि उनकी घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक का मतलब क्या होता है? यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी प्लस वाली होनी चाहिए, यानी कि माइनस की नहीं होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उनकी घात की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिखा x, किसी भी संख्या की घात कुछ नहीं हो तो कितनी होती? 1 तो होती है। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो कितनी है? 1 तो ही है। पर अब 1 को हम लिखते नहीं क्योंकि हमें पता है कि 1 तो 1 ही। अगर मान लिया जाए भैया x की घात 2 है तो हम x की घात कितनी लगाएंगे? 2। अगर x की घात कितनी है तो 3। तो ये जो अचर की घात आ रही है ना, चर या अचर की घात, ये हमेशा कितनी होनी चाहिए आपकी? आपको सिर्फ अचर में देखना है कि ये घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, यानी कि प्लस वाली होनी चाहिए। ये इस तरफ नहीं होना चाहिए x माइनस 2, ये आपका बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर हम बहुपद की बात करें, चर तथा अचर के गुणांक तथा धनात्मक घातांक, आगे क्या लिखा? को जोड़ने, यानी कि एक समीकरण होगा, उसको हम या तो प्लस करेंगे, घटाने, माइनस करेंगे, या फिर उनका आपस में क्या करेंगे? गुणा करने की क्रिया में हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण को हमने लिख दिया सिस्टमेटिक भाषा में बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखा कि बहुपद की पहचान क्या होगी? कि हमेशा जो आपने क्या लिखा कि चर और अचर के क्या होंगे? गुणांक तथा धनात्मक घातांक। घातांक कैसी होनी चाहिए? हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी। अगर आपके पास एक समीकरण है, उसकी सभी घात आपकी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुपद। जैसे मैं आपको उदाहरण लिखकर बताता हूँ। गणित में खेल ही सारा उदाहरण का होता है। अभी आपको लग रहा है क्या चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण, मैंने लिख दिया कि x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x 2xy प्लस 5। मैंने एक इतना बड़ा समीकरण लिख दिया, हालांकि छोटे लिखा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा। तो देखिए, इसमें x कौन है? x है चर, x क्या है आपका? चर। यहाँ पर xy क्या है आपके? चर। उसके बाद आपका 5 क्या है? अचर। यहाँ पर ये 2 क्या है? तो ये जो x और y का गुणांक है, यहाँ पर 2, ये जो लिखा ना गुणांक, जैसे कि हमने लिखा 2x, तो यानी कि यहाँ पर जो x y z a b c d इनके साथ लिखा होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका गुणांक कहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर x के साथ कितना लिखा हुआ है? 2, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना होगा? 2। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 3 इसकी घात लगी हुई है। यहाँ पर जो इसके सामने या इसके आगे लिखा हुआ, जैसे इस एक्स वाई का कितना लिखा है? यहाँ पर 2 लिखा है, तो एक्स वाई का गुणांक कितना हुआ? 2। ऐसे यहाँ पर ये एक्स के घात 3 के साथ कितना लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1। अगर भैया यहाँ पर 0 होता तो हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो फिर ये यहाँ पर आता ही नहीं, फिर यहाँ पर कितना आता? 0 आता। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब कितना लिखा हुआ? 1, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? वह संख्या ही प्राप्त होगी। हम 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, ऐसे ही x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? x। तो देखिए, यहाँ पर आपका x क्या हो गया? चर हो गया। एक्स वाई क्या हो गया? चर। 5 क्या हो गया आपका? अचर। 2 इनका क्या हो गया? गुणांक एक्स वाई का। तो यानी कि चर तथा अचर के गुणांक का परिभाषा ना भी रटो तो क्या होगा? सिर्फ चर और अचर यानी कि एक्स वाई जेड और संख्याओं का आपस में सम्मिश्रण क्या कहलाता है? आपका
बहुपद कहलाता है। यानी कि इसमें चर मिला दो, अचर मिला दो। अब सिर्फ अगर मैं इतना ही लिखूं कि 5 + 7, तो क्या हम इसे बहुपद कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से क्या है, सिर्फ इसमें अचर अचर है। हमें क्या चाहिए? हमें चर भी चाहिए, हमें अचर भी चाहिए। यानी कि चर और अचर, अब मैं सीधे सीधे लिख दूं x + 5, क्या है बहुपद है? क्या बिल्कुल बहुपद है। ये लिखा आपका चर, ये लिखा आपका अचर। अगर इसकी घात की बात आ जाए, इसकी घात कितनी है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक। एक्स के साथ एक्स का गुणांक कितना है? एक। मैं लिखूं यहाँ पर 2x + 5y बराबर 4। तो बताइए यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2। y का गुणांक कितना है? 5। x की घात कितनी है? 1। कुछ नहीं तो 1। y की घात कितनी है? 1। क्या ये इतना एक पूरा बहुपद होगा? नहीं होगा? होगा, कि चर अचर के सम्मिश्रण को, मिश्रण क्या होता है? मिलाना। तो यानी कि इनको आपस में मिला दो तो उससे हमारा क्या बनेगा? एक बहुपद बनेगा। परिभाषा अब देखो, बहुपद की पहचान कैसे करनी है? जैसे समीकरण लिखा, इसमें सभी घात हमारी क्या होनी चाहिए? घातांक का धनात्मक होना, यानी जितनी भी घात है हमारी वो क्या होनी चाहिए? हमारी धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या समझ में? बहुपद क्या होता है? चर और अचर का सम्मिश्रण, जिसमें चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक। आप तो अपनी भाषा में याद रखो कि चर और अचर को हमें मिलाना है। अब उनको हम जोड़ें, घटाएं या गुणा करें। अगली बात, जैसे समीकरण लिखा, इसमें x की घात 3/2 + 2x + 5, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। बताइए बहुपद है नहीं? ये नीचे वाला, यानी कि हम चर में अचर का भाग दे तो भी बहुपद बन सकता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिख दूं 2/x + 5, अभी आपका बहुपद है नहीं, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अभी आपका बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने कक्षा 6 में घातांक के नियम पढ़े हो तो क्या होता है कि यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है, कुछ नहीं है। तो अब ये बटे में ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस x की घात को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? 2x की घात -1 + 5। तो अब यहाँ पर आपकी घात तो माइनस में होगी, माइनस में हो गए ना। और हमने यहाँ पर क्या लिखा कि घातांक कैसे होनी चाहिए? आपकी धनात्मक। तो क्या ये अब आपका बहुपद होगा? क्या नहीं होगा। तो यानी कि आपको इतना और याद रखना है कि चर और अचर के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, जिसकी घातांक क्या होनी चाहिए? आपकी धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। साथ में चर, यानी कि ABCD XYZ, बीच में जो कुछ भी आप ले लो, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। यानी कि चर का कभी भी हमें समीकरण में भाग नहीं देना। अगर हमने चर का समीकरण में भाग दे दिया, मतलब कि वो बहुपद रहेगा? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो बटे में रहेगा तो उसकी घात काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर बटे में था, ऊपर गया माइनस हो गया। जैसे मैं ये लिखूं ये लिखा मैंने 2/x²। मैं पूछूं कि क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका चर है वो कहाँ है? बटे में, भाग में। और हमारा चर कहाँ नहीं होना चाहिए? भाग में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं x²/2, तो ये बिल्कुल होगा आपका चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका चर है ऊपर ही है। आपका अचर बटे में यानी कि भाग में हो सकता है, लेकिन आपका चर कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए। किसकी पहचान? बहुपद की पहचान। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको याद रहे बहुपद। परीक्षा में 1-1 नंबर के आते हैं तो सीधे सीधे परिभाषा पूछते हैं या फिर विकल्प पूछ लेंगे सत्य या सत्य, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे लिख देंगे कि किसी बहुपद की घात ऋणात्मक हो, तो बताइए क्या वह बहुपद कहलाएगा? तो आप क्या लगाना? असत्य लगाना, कि वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यानी कि चर की घात क्या होनी चाहिए? आपकी हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। चर आपका कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चर और अचर का सम्मिश्रण होना चाहिए, मतलब मिश्रण होना चाहिए, सम्मिश्रण नहीं, सम्मिश्रण नहीं, समान मिश्रण हो जाता है। तो यानी कि चर और अचर के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, जिसमें बहुपद की घात धनात्मक होनी चाहिए। बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? आपकी धनात्मक होनी चाहिए। इतना है आपको समझ में? बस थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे हमारे। आ गया हमारे स्टार। आप उदाहरण करके स्कोर उतार लो। रुक जाना, ये बहुपद उतारना, उसके बाद सीधे ये उदाहरण करके उतार लेना, इसको मत उतार दो। इस थोड़ा सा और हम लिखेंगे अभी। अब यहाँ पर रटने वाली कोई बात है नहीं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि चर हमारी XYZ होते हैं, जिनका मान बदलता रहता है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। उसके बाद अचर हमारी संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है, जो कभी नहीं बदलती। तो ये तो होगा हमारे चर और अचर। अब मैंने आगे बात की कि चर और अचर के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। लेकिन बहुपद कब कहेंगे? जब हमारी चर की घात
धनात्मक होनी चाहिए, चर की घात क्या नहीं होना चाहिए हमारी, ऋणात्मक, यानी कि माइनस की नहीं होनी चाहिए। डालिए। अब आप थोड़ा सा बीजी बहुपद और लिखिए, हेडिंग डालिए बीजी बहुपद। ये बहुपद लिखा है, इसका आगे ये लिख दिए बीजी। बीजी में नहीं लिखा है, बीजी या यग वाला या लिखा है वहां पर, बीजी बहुपद। तो ये महाशय क्या होते हैं, तो कुल मिलाकर आप तो लिखो बीजी बहुपद दो प्रकार के होते हैं, या फिर रुक जाओ मैं लिख रहा हूं, इसमें भी लिख लेना आप तो, चर तथा अचर का मिश्रण। चर तथा अचर का मिश्रण क्या कहलाता है आपका, बीजी बहुपद। बीजी बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बीजी बहुपद दो प्रकार के होते हैं। उतारते जाओ। नंबर एक चर, जिनका मान बदलता रहता है। अर्थात निश्चित नहीं होता। उदाहरण, दूसरा लिखना अचर, जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। बातचीत नहीं कर रहा है यार। गणित की क्लास में क्या चल रहा है? दूसरा है ना ये? हाँ, ये पहला है, ये दूसरा है। ताली, मैंने लिखा बीजी बहुपद। तो बीजी बहुपद क्या होता है कि चर और अचर का मिश्रण। अगर बहुपद लिखा है तो उसमें बीजी लगा दे या कुछ भी लगा दे, यानी कि हमें पीछे क्या दिखा, बहुपद। तो बहुपद में हमने क्या पढ़ा था अभी, कि चर तथा अचर का मिश्रण।
ये क्या कहलाता है आपका बीजी बहुपद, यानी कि आप उसे बीजी बहुपद का बहुपद क्या होता है आपका चर तथा चर का मिश्रण। और कुल मिलाकर हमें सिर्फ ये लिखना था कि बीजी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजी बहुपद होते हैं आपके दो प्रकार के, कौन कौन से, एक चर जो मैंने अभी कुछ भी देर पहले आपको बताया था उदाहरण देकर, अभी परिभाषा लिखवा दी ताकि आप भूलो ना, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आपको कुछ बोल के बता दिया था, आप भूल गए बाद में। तो यानी जिनका मान हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता, यानी कि हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि x का मान एक ही होगा, x का मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य यानी कि जीरो भी हो सकता है। अचर जिनका मान हमेशा ही स्थिर रहता है, यानी कि एक हमेशा एक रहेगा, दो हमेशा दो रहेगा, पांच हमेशा पांच रहेगा, वो आपको क्या होगा, अचर। अगली हेडिंग डालो बहुपद की घातांक। बहुपद की घात लिखना, बहुपद की घात। चर क्या होता है, थोड़ा तेज बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिए। हाँ एक्स वाई जेड आपके चर होंगे, अरे कुछ तो बता दिया, एक्स वाई जेड आपके चर होंगे या फिर जिनका मान बदलता रहता है। मैंने आप परिभाषा भी लिखवा दी, आपके सामने लिखी हुई है कॉपी, मेरा भी ऐसा भी नहीं कहा कि कॉपी बंद करिए उसके बाद बताइए, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न होता थोड़ी पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि क्या होता है चर, कि भैया जिनके मान बदलते रहते हैं, तो बदलते रहते हैं कि एक्स वाई जेड ही बोल दो आप। तो बहुपद की घात क्या होगी भैया, कि आपके पास एक बहुपद होगा, बहुपद, बहुपद की घात लिख ली, इसके आगे लिख लेना, बहुपद में, बहुपद क्या हुआ, चर और अचर का मिश्रण, जिसमें चर की घात धनात्मक होनी चाहिए तथा चर भाग में नहीं होना चाहिए। तो उसी बहुपद की बात कर रहा हूं कि बहुपद में चर की, चर कौन, एक्स वाई जेड, चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात क्या होगी, कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात। आओ उदाहरण से समझते हैं, हमें इसे थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा। उदाहरण मैंने लिख दिया x की घात 4 प्लस 5 x की घात 5 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5, ये लिखा एक समीकरण या बहुपद। उदाहरण नंबर 1 उतार लिया तो सामने देखो, हमने क्या लिखा, बहुपद की घात, यानी कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर कौन, एक्स वाई जेड, जिनके मान बदलते रहते हैं। तो अब इसमें आपको एक्स एक्स दिख रहा होगा, अभी सिर्फ मैंने एक्स एक्स लिखा, वाई वाई कुछ नहीं लिखा। तो इसमें चर कौन कौन है, एक्स है और एक्स ही है, ठीक है। अब मेरे को ये देख के बताइए कि आपका एक बहुपद है, बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 4 है। तो यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि 5 इसकी घात 5 प्लस एक्स वाई की घात 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5, हाँ इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, ध्यान से देख के बताना, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है। उदाहरण दूसरा लिखा है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 6 होगी पक्का, 7 तो नहीं होगी किसी की। घात को हम कहाँ लिखते हैं, उसके सर के ऊपर, सर के ऊपर है, थोड़ा सर के बगल में। जैसे ये लिखा भैया 2, अब मैं 2 की घात कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर ही लगाऊंगा ना। ये मैंने लिखा y की घात 3, तो यानी घात को मैंने कहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा ना। ये लिखा मैंने 4 y की घात 2, तो इसमें घात को क्या कहूँगा मैं, जो y के सर के ऊपर थोड़ा सा बगल में लिखी हुई, इसको हम घात कहेंगे। अगर आपको ये भी ना पता हो तो मैं इसको विस्तार से बताऊँ। घात क्या होती है, जो किसी संख्या को ऊपर से थोड़ा सा बगल में होती है, बाएं तरफ होती है उसके, उसको हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। अब ये मत देखना यहाँ पर y की घात 4, ये 4 क्या है, y का गुणांक है, ये 4 कौन है, y का गुणांक। यहाँ पर y की घात कितनी है, 3, यहाँ पर y की घात कितनी है, 2, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2।
अब भैया मैंने समीकरण में पूछा कि ये जो आपका एक बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद क्या होता है? चर और अचर का मिश्रण। तो इसमें हमें चर की घात, सॉरी, बहुपद की घात बतानी है। बहुपद क्या होता है कि चर की सबसे बड़ी घात। कौन है सबसे बड़ी घात? 6 है ना। अब यहाँ पर ये 7 लिखा है, तो ये 7 क्या है? 7 एक्स का गुणांक है। यहाँ पर एक्स की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर वाई की घात कितनी है? 4। यहाँ पर एक्स की घात कुछ नहीं है, तो कितनी है? 1। लेकिन हम 1 को लिखते नहीं है। यहाँ पर एक्स की घात कितनी है? 6। यानी कि बहुपद की घात कितनी होगी? 6। सीधे सीधे 1 नंबर में विकल्प आएगा, बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात क्या बताओगे? जो सबसे बड़ी घात होगी। ये मैंने अगला लिख दिया कि एक्स वाई की घात 6 प्लस 6 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5। इसमें बताइए बहुपद की घात क्या होगी? क्या होगी? 6। हमें नहीं देखना है कि वो एक्स है या वाई, हमेशा एक्स की घात नहीं बतानी है। आपके चर क्या होंगे? आपका एक्स भी होगा, वाई भी होगा। अगर इसमें हम जेड भी लिखते तो जेड भी आ जाता। तो यानी कि जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, उसमें चाहे आपका एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे मैं इसमें जेड भी लिख दूं, एबीसीडी पूरी एबीसीडी लिख दूं भले, जो सबसे बड़ी घात होगी, कौन दिख रही? सबसे बड़ी घात 6। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हमें एक्स की घात बतानी है, कि हमेशा हमें वाई की घात बतानी। जो घात बड़ी होगी, वो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। इसमें बहुपद की घात कितनी है? 6। यानी बहुपद की घात क्या होती है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती? एक उदाहरण और लिख रहा हूं। 3x की घात 4 प्लस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6 की घात 5। इसमें क्या होगी चर की घात, सॉरी बहुपद की घात? इस कितनी होगी? 5 होगी। किस किस की? 5 सभी की? अरे आपके सामने लिखा हुआ है बहुपद में चर की घात, हमें किसकी घात बतानी है? चर की घात। ये 6 क्या चर है? क्या अचर है? तो हमें किसकी घात बतानी है? हमें तो चर की घात बतानी है ना। तो हम किसकी घात बताएंगे? एक्स की घात बताएंगे, वाई की घात बताएंगे। अब एक्स और वाई में बड़ी घात किसकी है? तो भैया हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स की घात कितनी है? 4 है। यहाँ पर वाई की घात कितनी है? 2। यहाँ पर एक्स की घात कितनी लिखी हुई है? 1। तो 4 2 1 में बड़ा कौन है? 4। यानी कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। तो हमें घात सिर्फ चर की बतानी है, अचर से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर भले 6 की घात 5 हो या 500 हो, अगर एक्स की घात 4 लिखी हुई है, तो यानी कि इसकी घात कितनी होगी बहुपद की? 4 होगी। आ रहा समझ? थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो, समझते जाओ। कितनी चीजें सीखी हमने? हमने सीखा बहुपद। बहुपद क्या होता है? चर और अचर का मिश्रण, जिसमें चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। सिर्फ इतने ही याद रख लेना, चर की घात धनात्मक है। अगर आपका चर भाग में आया, उदाहरण उतार लो, इसमें से पहला उतार लो, खैर जितना उतारना उतार लो, बाकी पहला और चौथा उतार लेना, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। जल्दी जल्दी। बहुपद बताया, उसके बाद बीजी बहुपद बताया, उसके बाद बहुपद की घात बताई। 2 चीजें और बताऊंगा, हो सकता है हमारे सवाल कल से हो। कल को कोई पूछे बहुपद क्या हो तो बता तो देना क्या होता है? चर और अचर का मिश्रण। कम से कम 5 से 6 बार तो मैं बोल चुका हूँ इसकी परिभाषा भी, तो अभी तो बैठ गई होगी दिमाग में। और रटवा नहीं रहा हूँ, समझने वाली बात है कि चर एक्स वाई जेड, अचर संख्याएं, चर जिनके मान बदलते रहते हैं, अचर जिनके मान बदलते नहीं है। तो चर और अचर का मिश्रण क्या कहलाएगा? बहुपद, जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाली होनी चाहिए कुल मिलाकर। तो क्या होगा आपका? बहुपद कहलाएगा। अगर घात ऋणात्मक हुई तो बहुपद नहीं कहलाएगा। इतना उतार ले। उसके बाद हमने पढ़ा बहुपद, तो बहुपद की घात पढ़ी, सॉरी, बहुपद की घात क्या होती है आपकी? यानी कि चर की सबसे बड़ी, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात। चर कौन? एक्स वाई जेड, यानी कि हम संख्या की बात नहीं कर रहे। अब सेकंड लास्ट स्टडी, बहुपद की घात के आधार पर, सॉरी, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर उतार दिया बहुपद के प्रकार। तो आपके होंगे 4 प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होंगे? 4 होंगे। उतारते जाओ, मैं फिर से बता दूंगा आपको बाद में। एक होगा आपका शून्य बहुपद,
दूसरा होगा आपका रैखिक बहुपद, तीसरा होगा आपका द्विघात बहुपद, और चौथा होगा आपका त्रिघात बहुपद। हालांकि बहुपद की घात तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम घात 3 तक भी पढ़ेंगे तो प्रकार हमने 4 लिख ली। शून्य 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 बहुपद, खाली। देखिए पहला मैंने क्या लिखा, ये लाइन छोड़ के उतारा ना आपने, अरे कोई बात नहीं, मैंने उदाहरण नहीं लिखा, बताया नहीं उनको, सिर्फ लिखा उनका नाम। घात के आधार पर बहुपद, सबसे पहले क्या लिखा, शून्य बहुपद। बहुपद क्या होता है, चर और अचर का मिश्रण। आप पहली बात समझना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए, 2 की घात 1 का मान कितना होगा। देखिए घात का मतलब क्या होता है, घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। घात का मतलब क्या हो सकता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में उतनी बार गुणा, कितनी बार गुणा, जितनी उसकी घात हो। अगर 1 घात है तो उसी संख्या में कितने बार गुणा, 1 बार। यानी कि 2 का गुणा 1 बार, यानी कि 2, सिर्फ 2 को लिख दो। 2 की घात 1 मतलब कि सिर्फ 2। अगर 2 की घात में लिखू 2, तो यानी कि 2 का 2 में 2 बार गुणा। 2 का 2 में कितनी बार गुणा, 2 बार, यानी कि 2 दूने 4, यानी 2 की घात 2 का मान कितना होगा आपका 4। मैंने लिख दिया 2 की घात 3, तो अब क्या हुआ, क्या 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या, नहीं, 2 का गुणा 2 में 3 बार करेंगे, यानी कि 1 2 3, 2 दूने 4 दूने 2 दूने 4 और 4 दूने 8। अगर मैंने लगाया है 2 की घात 3, तो हमें 2 का 3 में गुणा नहीं करना है, क्या करना है, महाशय 2 का गुणा 3 में करो या 3 का गुणा 2 में करो, आना कितना है, 6 ही आना है। यानी कि आप ए का गुणा बी में करो या बी का गुणा ए में करो, कान इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से पकड़ो, पकड़ना तो कहानी है ना। तो यानी कि किसी संख्या में आप 2 + 3 को जोड़ो या 3 + 2 को जोड़ो, ये आपकी छोटी कक्षाओं के सवाल हैं। 3 + 2 आना क्या है, आना वही है, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। क्या यहाँ पर 2 और 3 5 हो, तो यहाँ 3 और 2 6 हो जाएंगे क्या, वही होंगे ना। 3 का गुणा कितना होगा 6, और 3 और 2 का गुणा भी कितना होगा 6। तो ये नहीं करना हमें। अब ये थोड़ी ना कि भैया 2 की घात 3 है तो 2 का 3 में गुणा कर दो, 2 का 2 में 3 बार गुणा, इसकी घात कितनी है 3, 2 का 2 में 3 बार गुणा, 2 1 2, यानी कि 1 2 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8। अगर मैं लिखूं 2 की घात 4, तो यानी कि 2 का 2 में 4 बार गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो घात का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में उतनी बार गुणा, कितनी बार, जितनी उसकी घात हो। अगर घात 1 होगी सिर्फ 1 बार, अगर घात 2 होगी तो 2 बार, अगर घात 3 होगी तो 3 बार, और घात 4 होगी तो 4 बार, 5 होगी तो 5 बार, 6 होगी तो 6 बार, 1000 होगी तो 1000 बार करेंगे। इतना है समझ में। तो अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं, ये किसी भी संख्या की घात, चाहे वो 2 हो, चाहे वह आपका 3 हो, चाहे वह आपका 100 हो, चाहे वह आपका 101 हो या 1001 हो या 1,00,001 हो, या फिर ये सब क्या है 2 3 100 101, ये क्या है चर और अचर में। अरे 2 क्या है, चर है कि अचर है, अचर। 3 क्या है, चर है कि अचर। आपकी x की घात 0 हो, आपकी y की घात 0 हो, आपकी a की घात 0 हो या आपकी b की घात 0 हो, ये सब क्या है, x y a b, ये सब क्या है, चर है। 2 3 100 101 क्या है, चर। तो यानी चर हो या अचर हो, किसी की भी घात कितनी 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता।
2 की घात 0 का मान हमेशा कितना होगा 1, 3 की घात 0 का मान हमेशा कितना होगा 1, 100 की घात 0 का मान हमेशा कितना होगा 101 की घात 0 का मान कितना होगा 1, 1,00,000 1,000 101 की घात 0 का मान कितना होगा 1, b की घात 0 का मान 1, a की घात 0 का मान, y की घात 0 का मान, और किसी भी संख्या की आप चर हो या अचर हो उसकी घात अगर आपने 0 कर दी उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 हो, चर हो चाहे अचर हो, उसका मान कितना होगा आपका 1 होगा। पहला हम पढ़ रहे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या कि जिसमें चर की घात आपकी कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब देखिए उसकी परिभाषा में लिखा शून्य बहुपद। अब बहुपद में हम घात किसकी बताते हैं चर की बताते हैं चर की बताते हैं चर की बताते हैं ना एक्स वाई जेड, यानी कि जहां चर की घात कितनी हो चर की घात 0 या 0 हो 0 हो उसे हम क्या कहेंगे शून्य बहुपद कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे कोई भी एक समीकरण है तो उसमें अगर x की घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा x की घात 0 प्लस 2, तो अब देखिए ध्यान से देखना x की घात 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो x का 0 का मान तो होगा 1, आगे क्या लगा है प्लस, आगे कितना लगा है 2, 2 और 1 3, यानी कि मैंने भैया एक ये बहुपद लिखा था, इस बहुपद का मेरा मान कितना हो गया 3। अब क्या मैं इस 3 में x की घात बता सकता हूं क्या नहीं बता सकता। क्यों क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। x दिख रहा था आपका 3 के साथ, x कहाँ था आपका यहाँ पर दिख रहा था, यानी कि कभी भी शून्य बहुपद में हम उसकी घात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते क्योंकि उसकी घात कितनी हो जाएगी 0। शून्य बहुपद में चर की घात कितनी होगी 0 होगी, तो 0 का मान किसी भी संख्या का मान 0 कितना हो जाएगा 1। अब उसको हम हल करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3। तो क्या हम इस वाले बहुपद में इसकी घात बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते। तो देखिए तो लिखना जहां चर की घात कितनी हो शून्य बाद में लिखना अभी नहीं, और ये एक समीकरण में ये उदाहरण लिख दिया मैंने, और इसी में नोट लगाकर क्या लिखना आगे। वन बाय वन उतार दिया ना, फिर से आप शून्य बहुपद लिखना, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने प्रकार लिख ली वैसे लिखते आए हैं। तो पहले ये लिखना कि शून्य बहुपद जहां चर की घात कितनी हो शून्य हो, यानी कि जहां उदाहरण ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर नोट लगा लिखना नीचे वाली लाइन में बाद में कि इसमें बहुपद की घात बताई नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। किसमें शून्य बहुपद में। शून्य बहुपद में हम बहुपद की घात नहीं बता सकते। जैसा भी मैंने पूछा था ना अभी आपसे इसके पिछले वाले जब मैंने बताया 4 उदाहरण लिखे थे सामने, मैंने पूछा था बताओ बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमने बताया था एक में 4 बताया था, एक में 6 बताया था। तो क्यों बताया था क्योंकि वहां पर किसी चर की घात क्या नहीं थी 0 नहीं हुई थी। अगर सभी की घात 0 होती तो उसका मान क्या 0 रहता क्या, तो अगर मतलब सभी की घात 0 होती तो क्या हो जाता आपका शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद हम उसकी घात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0, 0 का मान उसका मान 1, हम उसको हल करेंगे वो कितना जाएगा 3। अब ये बहुपद ही नहीं बचा। बहुपद क्या होता है चर और अचर का मिश्रण। क्या ये 3 एक बहुपद है क्या, ये बहुपद है क्या। तो जब बहुपद ही नहीं होगा तो हम इसमें चर की घात नहीं, बहुपद नहीं है मतलब क्या नहीं है इसमें चर नहीं है, चर नहीं है मतलब कि इसकी घात कैसे बताएं, हमें नहीं दिख रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, यानी कि अगर सीधे सीधे इसमें पूछे कि एक्स की घात कितनी तो कितनी हो जाएगी 0। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अब ये शून्य बहुपद ही होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड की घात कितनी होगी 0 होगी, तो यानी कि इसमें बहुपद की घात नहीं बताई जा सकती। शून्य बहुपद जिसकी घात कितनी हो 0। नंबर 2 किसकी बात आती है रैखिक बहुपद। ये सब चीजें ना आपने पढ़ रखी है, पर मतलब पिछली क्लास में मैं मानता हूँ पढ़ रखी, लेकिन आपने नहीं पढ़ा वो अलग बात है, बताया नहीं होगा या कुछ भी बात हो सकती है, अभी सीख जाओ। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा जिसमें बहुपद की घात कितनी हो 1 हो। रैखिक बहुपद जिसमें शून्य बहुपद में बहुपद की घात कितनी थी 0। रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, बहुपद की घात 1 हो, 1 हो। उदाहरण, उदाहरण में लिखना बहुपद का मानक रूप। मैं आपको सीधा मानक रूप का उदाहरण बता रहा हूं। मानक रूप यानी कि क्या होगा आपका ax प्लस बी। यहां पर x की घात कितनी है
2x प्लस 3, इसकी घात कितनी है यहाँ पर, इसमें एक है ना, तो यानी कि बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, तो उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। परीक्षा में या तो आपसे पूछ ले कि किस प्रकार का बहुपद है, किस प्रकार का है, रेखिक बहुपद, या पूछ ले कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, कितनी होती है, एक, या पूछ ले कि बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है आपका, ax प्लस b। अब देखिए अधिकांश बहुपद में हमें एक्स वाई जेड ही मिलेगा, एक्स वाई जेड, तो ये ए बी क्या होंगे, ये आपके कुछ भी संख्याएं हो सकती है, यहाँ पर ए का कुछ मान होगा, बी का कुछ मान होगा, तो मान लिया जाए ए का मान मैंने माना यहाँ पर 2, बी का मान मैंने यहाँ पर माना 3, तो इनका मान रख दो यहाँ पर, तो ए का मान कितना है 2, 2 गुणा एक्स, बीच में क्या लगा है प्लस, बी का मान कितना 3, तो यानी कि हमारा क्या गया, रेखिक बहुपद का मान, जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, एक 1, और बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। ये पूछते हैं परीक्षा में बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो क्या होगा x प्लस बी। अगर इसमें a का मान कितना हो जाए 2, b का मान कितना हो जाए 3, तो यहाँ पर ये बहुपद क्या बन जाएगा 2x प्लस 3। रेखिक बहुपद याद रखना क्या, जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, एक हो। बहुपद कौन, जिससे चर की घात, ये तो होगा आपका रेखिक बहुपद। ठीक है, बात आती है द्विघात बहुपद। अब देखो उनकी परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है, शून्य बहुपद, बहुपद की घात कितनी 0, सिर्फ ये एक में ही रेखिक, रेखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी एक, यहाँ पर कितना लिखा द्विघात, द्वि यानी कितना होता है संस्कृत में 2 होता है, द्वि यानी कि अब इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 2 होगी। देखो आप ही बता रहे, मैं तो लिख रहा हूं बस, जिसमें बहुपद की घात कितनी हो आपकी 2 हो। उदाहरण लिख दूं, उदाहरण होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या होगा, इसमें बहुपद की घात कितनी 2 है। अब देखो यहाँ पर घात एक भी है, लेकिन बहुपद की घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, 2 और 1 में बड़ा कौन 2, तो हम बहुपद की घात किसे बताएंगे 2 को। बात आई किसकी, त्रिघात बहुपद, त्रि यानी कि 3, यानी कि जिसमें बहुपद की घात कितनी हो 3 हो, जिसमें बहुपद की घात कितनी हो 3 हो। तो इसका उदाहरण, इसमें बहुपद की घात 3 कर दो आप, x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, x की 3 है, तो यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी आपकी 3। आपको समझ में आया, घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के, कौन कौन से, एक शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो 0 हो, लेकिन हमें एक स्पेशल लाइन नोट लगा लिखनी क्या, कि जिसमें बहुपद की घात नहीं बताई जा सकती। किसमें नहीं बताई जा सकती, शून्य बहुपद में, क्योंकि उसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0, और किसी भी संख्या का मान 0 हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। हम इसलिए इसमें बहुपद की घात नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा हल कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, अचर संख्या बन जाएगी एक, और अचर संख्या इसमें चर तो है ही नहीं, तो हमें बहुपद की घात हम किसकी बताते हैं, चर की, यहाँ पर चर है ही नहीं। बात आती है रेखिक बहुपद, जिसमें चर की घात आपकी कितनी होनी चाहिए 1, बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए 1। द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 2 हो। त्रिघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 3 हो। इतना होता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी उतार लो, एक लास्ट परिभाषा लिखनी, किसी का दिमाग तो खराब नहीं हो रहा कि आदमी पागल आगल है, सवाल तो करवा नहीं रहा, परिभाषा परिभाषा लिखवा ना बस। कल से कोई पूछे क्या होता बहुपद, बिल्कुल ऐसे कड़क खड़े हो जाना वहां पर, मैं बताऊंगा बहुपद क्या होता है। आप ऐसे पूछ के, चर और अचर का मिश्रण बहुपद कहलाता है, जिसमें चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, उसे हम बहुपद कहेंगे। बीजी बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक चर और एक अचर। चर जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी कि स्थिर नहीं रहता, यानी कि उदाहरण के लिए मान लें कभी x का मान 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी -1, कभी -2, कभी -3, यानी कि चर जिनका मान बदलता रहता है। अचर जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि जैसे हमारी गणित की सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4 हमेशा क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। अब उसके बाद हमने पढ़ी बहुपद की घात,
बहुपद की घात यानी कि दिए गए समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात। किसकी घात? चर की, ना कि अचर की। यानी कि जो भी हमारे पास चर होंगे उनमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगा? आपका बहुपद की घात हो जाएगी। आप बताओ, कुछ भी लिखते जाओ, मैं तो मेरे को याद नहीं आया तो मैं पूछ लूँ आपसे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े, जो कि 4 प्रकार हैं। पहला होगा आपका शून्य बहुपद, जिसमें बहुपद की घात शून्य होती है और इसमें बहुपद की घात नहीं बताई जा सकती। नंबर 2 रैखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 3 होती है। देखिए, ऐसा कि मैं आपको सीधे सवाल भी करवाता ना तो आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आते, क्योंकि हम सवाल समझ में आते हैं, पर हम पढ़ क्या रहे हैं हमें वही नहीं पता। काफी नाइंसाफी होगी। आपको दिख रहा है कि टेबल हटाऊं? मैं हटा ही देता हूँ। कहीं कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया। ताली उतार लो भैया आराम से, जल्दी जल्दी उतार लो आराम से। जल्दी। आपने बहुपद की पहचान लिखी थी? बहुपद के नीचे मैंने लिखवाई थी बहुपद की पहचान, लिखी थी, जिसमें क्या लिखा था? घातांक धनात्मक होना चाहिए। वहां पर थोड़ी सी और जगह में लिखना। पहला पॉइंट तो क्या था कि घातांक क्या होना चाहिए? तो आपका धनात्मक होना चाहिए। दूसरा वहीं पे लिख लेना कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अपरिमेय नहीं होना चाहिए। हाँ, घातांक क्या होना चाहिए? आपकी धनात्मक, और घातांक अपरिमेय नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये लिखना, घातांक अपरिमेय नहीं होना चाहिए। पता है आपको अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती है पता है आपको? क्या होती है? लिख लिया? ये वहां पर लिखना। उसके बाद अगली अपनी हेडिंग, जहां से आप नया पेज स्टार्ट करो, जैसे मतलब जहां से अगली नीचे बहुपद का शून्य, ये आखिरी परिभाषा आपकी। ये आपको बहुपद की पहचान के साथ लिखनी, छोटी सी एक लाइन, जगह बची हो तो। उसके बाद ये फिर से ये उतार लिया,
ये जो भी आपने खत्म किया ना त्रिघात बहुपद, अब उसके नीचे से अगली हेडिंग डालना क्या है, बहुपद के शून्यक। ठीक है, लिखते जाओ। बहुपद में चर के वे सभी मान जो उसे शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे। बहुपद में चर के वे सभी मान जो उसे शून्य के बराबर कर दे। उदाहरण, पाँच एक्स प्लस 4y बराबर 8 5 13। बता लिए इस सम क्या समझे, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, क्या पड़ेगा, क्या समझ में आ गया आपको बताओ। अगर मेरे लिखने से आपको समझ में आ गया मतलब बहुत तेज हो आप पढ़ने में। इससे कुछ समझ में आया, कैसा आया, कुछ बताया नहीं तो भी देखो सामने यहाँ पर क्या लिखा है कि 5x प्लस 4y। मैंने परिभाषा में क्या लिखा, ये एक बहुपद है? इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, एक। x की घात एक, y की घात एक, तो यानी कि इसकी घात कितनी है, एक। हमें सिर्फ बहुपद की घात बतानी हो, चाहे x की हो या y की हो। अब इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक, यानी कि घात एक एक यानी कि एक। अब ऐसा थोड़ी यहाँ पर एक और एक दो जोड़ के बताएंगे, इसकी घात भी एक और इसकी घात भी एक, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात हो। अब वो तो बहुपद की घात हुई। मैंने क्या लिखा, बहुपद के शून्यक क्या होंगे, बहुपद में चर के वे सभी मान जो उसे शून्य के बराबर कर दे। अब कैसे भैया, मैंने लिखा है पर 5x प्लस 4y बराबर 0, तो यानी कि अब चर कौन है यहाँ पर, चर के वे सभी मान, चर यानी कि x y z, यानी कि यहाँ पर कितना लिखा है x, यहाँ पर y, यानी कि यहाँ पर x और y का मैं ऐसा मान रखूं कि जिनको हल करने पर वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, यानी सब कुछ क्या हो जाना चाहिए आपका 0, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कैसे, मान लिया जाए मैंने यहाँ पर x का मान रख दिया 4, ठीक है, मैंने रख दिया y का मान माइनस का 5, इस वाले समीकरण की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर x का मान मैंने मान लिया 4, मैंने y का मान मान लिया यहाँ पर 5 माइनस 5 सॉरी। तो देखिए इस्तेमाल करेंगे, ये 5x लिखा, इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है मतलब क्या है, गुणा है। 4y लिखा, दोनों के बीच में प्लस माइनस नहीं है मतलब क्या है, गुणा है। तो यानी कि 5 गुणा x का मान कितना 4, बीच में क्या लगा है प्लस, बीच में क्या लगा है प्लस। अगला कितना लिखा 4, 4y का में गुणा में, y का मान कितना माइनस का 5। देखिए प्लस माइनस के बाद अगर संख्या माइनस किया जाए तो हमेशा उसे कोष्टक में बंद करना, आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बराबर कितना 0, इसको हल करो, 5 को 20। अब देखिए गुणा में चिन्हों का भी गुणा होता है, देखिए यहाँ पर ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन होता है प्लस। कुल मिलाकर ये याद रखो कि प्लस प्लस तो प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा अभी धीरे धीरे। ये प्लस तो हमने चूंकि प्लस 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 होता है इसलिए मैंने यहाँ पर चिन्हों का गुणा नहीं किया, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 4 गुणा 5 कितने, हाँ हाँ नहीं बताना, बताना कितने 20। ये 20 काय का है, ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस 20 में से 20 गया तो 0, 0 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि बहुपद में चर के वे सभी मान जो उसे शून्य के बराबर कर दे, तो हम क्या कहेंगे बहुपद के शून्यक। यानी कि जो भी हमारे पास समीकरण हो उसमें x की घात 4 हो, x की घात 5 हो, x की घात 0 हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो,
अगर हम उस समीकरण में x और y के मान रखेंगे और अगर वह पूरा 0 के बराबर हो जाता है तो वो उसके शून्य होंगे। यानी कि यहाँ पर इसके शून्य क्या है, 4 और -5। x का मान 4, y का मान -5। अब इसके मान और कुछ भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन शून्य का हम उन्हीं को कहेंगे कि जब उस समीकरण में हम उनके मान रखें और उनको हल करने पर कितना हो जाए, 0 हो जाए, सब कुछ क्या हो जाए, 0। तो हम उसे क्या कहेंगे, तो शून्य। शून्य का मतलब क्या है, शून्य, यानी कि पूरे बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए मैं क्या अचर का मान यहाँ पर 5 ही, यहाँ पर और कुछ रख सकता हूँ क्या? भैया अचर तो अचर है, अचर की परिभाषा हमने क्या पढ़ी है कि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, जो कभी नहीं बदलता। यहाँ पर मैंने लिखा 5, तो मैंने यहाँ पर भी 5 लिखा ना, और यहाँ पर 4 में गुणा भी किसका किया, 5 ही का। अब यहाँ पर मैं x का मान और कुछ भी रख सकता हूँ। देखिए सामने देखना ध्यान से, यहाँ पर मैंने x का मान रख दिया 8, y का मान रख दिया -10। इसी समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए पहले कितना लिखा था, 5 गुणा x का मान कितना, 8, बीच में क्या लगा था, प्लस, अगला क्या लगा है, 4, और फिर क्या लगा है, गुणा, और y का मान कितना आ गया यहाँ पर, -10। 8 गुणा 5 40, प्लस माइनस 4 गुणा 10, 10 चुक 40, 40 में 40 गए, कितने बचे, 0। यानी क्या है भाई, इसके इस समीकरण में शून्य होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इन्होंने समीकरण को क्या कर दिया, सब कुछ 0 0 कर दिया। यानी कि बहुपद में चर के सभी मान जो शून्य के बराबर कर दे क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यक। इसका मानक रूप लिख लो, आज खत्म। ये उदाहरण उतार लेना और मानक रूप लिख लेना। मानक रूप क्या होगा आपका, कि यानी कि ax प्लस बी, ax प्लस बी का शून्य क्या होगा आपका, -b/a। ये शून्य किसका मान होता है, एक्स वाई जेड का मान होता है। जैसे कि थोड़ा सा समझना इसको, इसमें x बराबर लिख दिया मैंने -b/a। बाद में उतार लेना, थोड़ा सा देख लो सामने, a x का मान कितना है, -b/a। तो यानी कि इसको कोष्टक में बंद कर दूं, -b/a। यहाँ पर गुणा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। बीच में क्या लगा है, प्लस, a से a खत्म, तो ये यहाँ पर क्या बचा, -b, यहाँ पर क्या बचा, +b, b प्लस का b माइनस का b से b कैंसल, यानी कितना बचा, 0। यानी कि x प्लस b का शून्य कितना होगा, x बराबर -b/a। 0 नहीं होगा, 0 तो उसका शून्य, हमने पूछा है कि उसका शून्य क्या होगा, तो x का मान क्या होगा आपका, मान। कुल मिलाकर x y z के मान को शून्य कहते हैं इन वाले, जब हम उनका मान 0 लिया। अब तो ये याद रखना, बहुपद में चर के सभी मान जो शून्य के बराबर कर दे। यहाँ पर हम x का मान कितना रखेंगे, -b/a, ये सब कुछ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम x का मान 4 रखेंगे, y का मान -5 रखेंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये बहुपद के शून्यक हुए, बहुपद का शून्यक। उतार लो, और आज के लिए खत्म। हम कल से सवाल करेंगे धड़ाधड़। कल से हमारी प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट हो जाएगी, बहुपद। अब देखिए आपकी अपनी कॉपी में आप सजावट के रूप में लिख लें, किसी को बताने के लिए लिख लें, या जो आपकी इच्छा उसके वैसे लिख लें। समझोगे नहीं तो कोई काम का नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछ लो, घर जाओगे वहाँ पढ़ लेना। अभी से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ पूछने का समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जो आपको कुछ डाउट लगे तो कल पूछ लेना, बाकी आगे आपकी इच्छा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत शानदार रही होगी और हमेशा रहेगी। और टीचर्स इतना बेहतरीन है, बहुत शानदार टीचर्स है, तो आप सभी एंजॉय करिएगा। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो एंजॉय कर ही रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट।